चलिए, एग्जाम के बारे में पता है आप लोगों को? सिलेबस? अरे बाप रे, तो कैसे प्रिपरेशन कैसे शुरू कर दी? देखिए, एक चीज पहले ध्यान रखिएगा। मैं आप इधर देखिए, मोबाइल रखिए प्लीज। देखिए, एग्जाम तो बहुत टफ है, पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मालूम है आपको। और एग्जाम में प्रिपरेशन लोग जो है क्लास फिफ्थ सिक्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दे आर रीडिंग द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, मतलब बचपन से ही चल रहा है ना। तो आपको compete जिनसे करना है ना, वो बहुत ही अलग टाइप के लोग हैं जो प्रिपरेशन चल रही है। आप जब तक जो है यहाँ से बाहर जब निकल करके देखेंगे ना, तो दुनिया बहुत अलग है प्रिपरेशन की, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि भाई लड़ाई लड़ने जाना है युद्ध भूमि में, तो जो है अपोनेंट कौन है, उसके पास क्या हथियार हैं, उसकी कंपैरिजन में आपके पास क्या है, फिर उसके बाद आपकी रणनीति क्या है ना। तो सबसे जरूरी, तो सबसे पहला काम, आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, भाई पूछा क्या जा रहा है ना। फिर उसके बाद देखते हैं कि आप उसमें कहाँ तक कंफर्टेबल हैं, ठीक है। फिर कंफर्टेबल अगर आप हैं तो उसको आपको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो पहला काम, आज जा करके आपको अपना सिलेबस हाथ से लिखिएगा और उसको अपने स्टडी टेबल पे चिपका देना है, ठीक है। आप उस सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। जो भी आप पढ़ेंगे तो उस कसौटी पे खरा उतरना चाहिए। आपको सिलेबस में कहीं हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी पढ़ने से, नहीं मिलेगी तो वो आपके काम का नहीं है। जैसे अमित सर आपको पढ़ा रहे होंगे न्यूज़पेपर में, तो न्यूज़पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, पहले चीज ये समझना कि क्या आपको छोड़ना है, ठीक है ना। तो वो आप कैसे डिसाइड करते हैं? सिलेबस से। ये मतलब इट इज ए आर्टिकल whether it is useful for you in any GS paper or not. If it is, then it is okay. So आप प्रोसीड करते हैं पढ़ने के लिए, अदरवाइज यू विल स्किप। तो सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस के बाद दूसरी चीज है, सिलेबस की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, आज जाकर के सिलेबस नोट कर लीजिएगा, नोट करके चिपका दीजिएगा, सबसे जरूरी चीज है, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ पढ़ा होगा, एनसीईआरटीज पढ़ी होंगी, ठीक है। एनसीईआरटीज जो पढ़ी हैं, जो नहीं पढ़ी हैं, आप में से कितने लोग हैं जो इन्होंने कंप्लीट कर लिया है 6 to 12? और ये पढ़ना शुरू करो भाई, कब शुरू करोगे? ऐसे तो पीछे होते चले जाओगे। अटेम्प्ट कब लेना है? 27? क्यों इतना लेट क्यों है? मैं सुनाई नहीं पड़ रहा है मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ग्रेजुएशन आपका शुरू हो रहा है, सेकेंड ईयर है। बहुत जल्दी जो है ग्रेजुएशन, आप फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका, ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप एज वाइज एलिजिबल रहोगे नेक्स्ट ईयर, मतलब ये अगला अटेम्प्ट देने के लिए 25 वाला, ठीक है। देखिए, जब कोई भी टीचर आपसे बोलता है या कोई भी टॉपर आपसे ये बोलता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आपके दिमाग में आता है कि तो हम पैसे किस बात के दिए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, अगर हम मुझे ही पढ़ना है तो, ठीक है। नो डाउट यहाँ पे जो भी आपकी क्लास लेगा वो एनसीईआरटी कवर करेगा ही करेगा, ठीक है। आपसे बार बार क्यों बोला जाता है पढ़ने के लिए? जस्ट बिकॉज कि आपकी एक रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो, प्लस ये जरूरी नहीं है कि सारी चीजें कवर हों, ठीक है। क्लास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप एक लेवल के ऊपर पढ़ाई जाएंगी, जो जो आपके 6 to 12 की एनसीईआरटी में, जो जैसे ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आएगा ही नहीं, इस बार भी नहीं आया था, ठीक है ना। क्लास 11 12 की एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। बट
कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है वो बस एक बेस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, ठीक है। लेट्स से कि मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है? मुद्रा के मूल्य का घट जाना, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजिंग। अब इन्होंने टेक्निकल चीज बताई है। अब मैं आपसे पूछूं कि महंगाई क्या है, तो महंगाई क्या होती है? अरे महंगाई, आप अरे तो घर में आप देख रहे हो ना, कोई 10 रुपए किलो आलू बिक रहा था, 15 रुपए को बिकने लगा, तो आप कहोगे कि महंगाई है। यही तो होता है ना। तो प्राइस, दाम बढ़ना, ठीक है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि मान लो 10 रुपए में 10 सेब मिल रहे थे, ठीक है। 1 रुपए में कितना सेब मिल रहा है? 1 सेब, ठीक है। अब यही 10 रुपए में 8 सेब मिल रहे हैं अब, ठीक है। तो अब 1 रुपए में कितना सेब मिल रहा है? 8/10, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 0.8। तो पहले 1 रुपए जो आपका करेंसी थी, ठीक है ना, जो मुद्रा थी 1 रुपए, वो पहले कितना सेब खरीद सकती थी? 1 सेब। अभी 1 रुपए कितना सेब खरीद सकती है? पहले से कम खरीद रही है ना। तो हो क्या रहा है? इसका मतलब मैं बस केवल आपको समझाना चाह रहा था, वैल्यू ऑफ मनी कम होना, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ मनी घटने का मतलब क्या है? ये, ठीक है। 1 रुपए में 1 सेब मिल रहा था, अब 1 रुपए में 0.8 सेब मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपके खरीदने की क्षमता रुपए की वो कम हो रही है या बढ़ रही है? कम हो रही है। लेकिन उस सेब का दाम घट रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो महंगाई को जब आप डिफाइन करेंगे, इन्फ्लेशन को डिफाइन करेंगे बहुत ही सिंपल टर्म में, तो आप ये कहेंगे कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है ना। तो दोनों मतलब समझ में आया। सिंपल है इकोनॉमिक्स। इसीलिए देखिए, मैं शुरू के 5-7 लेक्चर में आपको यही कोशिश करूंगा ये डर निकालने का आपके दिमाग से कि इकोनॉमी डिफिकल्ट है, ठीक है। और एक बार अगर डर निकल गया तो फिर इकोनॉमिक्स में कुछ है नहीं, ठीक है। बहुत ही रीजनिंग टाइप का, रीजनिंग आप समझते हैं ना, तर्क शक्ति, तो बिल्कुल तर्क शक्ति है इकोनॉमिक्स। आपको लॉजिक यूज करना है, ठीक है। अब किसी भी, इसी पे एक कदम और आगे बढ़ते हैं, किसी भी चीज का दाम कब बढ़ेगा? वेरी गुड। उस वस्तु की मांग बढ़ जाए, डिमांड ज्यादा हो जाए। तो डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो उससे प्रॉब्लम कुछ नहीं है। कब तक प्रॉब्लम नहीं है? अभी पता है क्या ना यही मेरा काम यही है आपको समझाने का कि अभी जब, जैसे आपने जवाब दिया, सबने बोला कि मांग बढ़ गई किसी भी चीज की, ठीक है। सेब की मांग बढ़ गई, तो सेब का जो 10 रुपए में था वो 10 रुपए में अब 8 सेब मिलने लगा। तो बेसिकली अगर मान लो कि जो मांग जितनी बढ़ रही है उतना ही आपूर्ति, सप्लाई भी बढ़ जाए, तो क्या प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगी? ठीक है। तो बेसिकली हम एक कदम आगे बढ़ करके ये समझे कि ये प्राइसेस बढ़ी क्यों? क्योंकि मांग बढ़ गई। मांग बढ़ना गलत नहीं है इकोनॉमी में, वो हम लोग समझेंगे जब हम जीडीपी पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। तो मांग बढ़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसी प्रपोर्शन में उसका आपूर्ति भी बढ़नी चाहिए। अगर आप सप्लाई नहीं इंक्रीज हो रही है तो इकोनॉमी के लिए वो गलत है, ठीक है। जैसे आप में से कितने लोगों ने सुना है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, है ना। आप आता होगा कि रेपो रेट जो है वो सेम रखा आरबीआई ने, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं, सब सब हम पढ़ेंगे, बस एक आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है।
जहां नहीं समझ में आएगा रोक दीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपसे बस आज इंटरेक्शन के लिए आया हूँ, बस एक आपसे बात करना है मुझे कि इकोनॉमिक्स से डरना नहीं, ठीक है। तो ये डिसाइड ये करते हैं कि इकोनॉमी में कुछ स्तर तक इन्फ्लेशन होना ही चाहिए, महंगाई होनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी वस्तु की मांग नहीं बढ़ी तो क्या जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो सेब का किसान है, जो सेब उगा रहा है, क्या वो सेब ज्यादा उगाने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। अगर मांग नहीं बढ़ेगी मार्केट में तो वो पैदावार अपनी बढ़ाएगा नहीं, ठीक है। इसी तरह चलिए आप इसको इस तरीके से समझिए, शर्ट मान लीजिए, अगर गर्मी आ गई तो टी शर्ट की मार्केट बढ़ जानी चाहिए, गर्मी है तो डिमांड बढ़ेगी, तभी वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा जो टी शर्ट बना रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि एक विशेष स्तर तक इन्फ्लेशन इकोनॉमी में होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम ही यही होता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को एक सर्टेन लेवल तक मेंटेन रखना। और वो मेंटेन क्यों रखना है, आपको ये चीज समझ में आई? क्योंकि अगर ये डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, सप्लाई नहीं बढ़ेगी, है ना। और सप्लाई का सीधा संबंध किससे है? किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर मान लीजिए प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इकोनॉमी में क्या चीज बढ़ेगी? जीडीपी। जीडीपी सुनते होगे, फुल फॉर्म क्या होता है? बड़े पॉलिटिक्स होती है ये, है? लोग जो है न्यूज चैनल पे आपस में नेता लोग एक दूसरे से फुल फॉर्म पूछते हैं, क्या है फुल फॉर्म? प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो शब्द क्या आया? प्रोडक्शन, उत्पाद। तो हमारी जीडीपी तभी बढ़ेगी जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, है कि नहीं है? प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? जब डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कैसे आएगी? इन्फ्लेशन होना चाहिए इकोनॉमी में, ठीक है। अब ये बताइए कि किसी भी, समझ रहे तो मत, परेशान मत होइए, आप लोगों के चेहरे से जो जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो इकोनॉमिक्स जो है बस खाली आपको ये इधर से उधर बस मिलाना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। सुनिए, मत परेशान मत हो, ये सब सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, बहुत लंबी है, आप लोग के साथ जो है बहुत लंबी क्लास मेरी होगी, ठीक है। तो हाँ, प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन चाहिए ही चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, उसकी कैपेसिटी है 100 टी शर्ट बनाने की, ठीक है। इसका मतलब आज की डेट में पूरे बाजार में जो पूरी डिमांड है वो है 50 टी शर्ट की। ये बढ़ी, वो अभी 50 टी शर्ट प्रोड्यूस करते हैं, और जैसे ही गर्मियां आई ये डिमांड बढ़कर के 70 टी शर्ट की हो गई, उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। तो आप बस ये मान के चलिए कि पूरे देश में वही एक फैक्ट्री है, तो इकोनॉमी में जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी, 50 से 70 हो गई। समझ में आ रही बात? अब ये डिमांड बढ़ते बढ़ते 100 तक पहुंच गई, इन्होंने अपना प्रोडक्शन 100 तक कर दिया, ठीक है। अब ये मैक्सिमम प्रोडक्शन है जो ये अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से एक इकोनॉमी में भी है कि भाई एक जो आपके पास कच्चा माल होगा, जो आपके पास रिसोर्सेज होंगे, उसी के बेसिस पे आप प्रोडक्शन करेंगे ना, उससे ज्यादा तो करेंगे नहीं। तो जो आपने वो लिमिट जब टच कर ली तो उस टर्म को हम बोलते हैं, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस में, ठीक है ना। 10 नंबर का क्वेश्चन आया था पोटेंशियल जीडीपी पे। तो पोटेंशियल जीडीपी भाई कितना आप प्रोड्यूस कर सकते हो पूरे इकोनॉमी में, हम लोग इसको देखेंगे। मैं एक बहुत ही साधारण शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन एक लेवल तक ठीक है, जो मैं बार बार आपसे बोल रहा था, उस लेवल तक ठीक है। क्यों? क्योंकि तब तक जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन अगर उस लेवल से ऊपर गया तो इन्फ्लेशन प्रॉब्लमेटिक होगा इकोनॉमी में। वो क्यों होगा? कैपेसिटी नहीं है इकोनॉमी में कि उससे ऊपर इन्फ्लेशन अगर बढ़े, डिमांड बढ़े, तो उसको फुलफिल कर पाए। समझ में आई बात? तो अभी तक जो भी मैंने आपको बताया, हर चीजें जो है, हर चीजों के पीछे लॉजिक है।
अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि इन्फ्लेशन एक लिमिट तक होना चाहिए इकोनॉमी में, तो आपको तुरंत मुझसे पूछना चाहिए था कि सर ऐसा क्यों है, क्यों 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, पूछना चाहिए था ना। ठीक है, तो इकोनॉमी में आपको क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तभी इकोनॉमी क्लियर होगी। ठीक है। समझ में आई बात या नहीं? चलो, इस बार का पेपर देखा था? किसने किसने देखा था? पेपर ऊपर देखो, देखो जा, क्या पूछ रहे हैं, देखना चाहिए ना। आपका क्या नाम है? बैठे आगे आइए, थोड़ा सा जो है हमारी भी आवाज जाएगी आप तक। विनय, आप एग्जाम, किस एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं? सिविल यूपीएससी पे ही? ठीक है, बैठिए। आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश मीडियम? ठीक। तो ये कौन सी किताब है, किसकी है? अच्छा, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ना क्या है। पढ़ने के पहले सिलेबस क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि किताबें क्या क्या पढ़नी है। इकोनॉमिक्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि किसी भी एक बुक में आपको पूरा मिलेगा नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, इकोनॉमिक्स में आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप चीजों को रट करके जो है वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो ये भूल जाइए, ठीक है ना। याद करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, है ना। तो जैसा जैसे मैंने बताया ना, लॉजिक होना चाहिए, ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, उसका आंसर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक। हम लोग समझेंगे कि पूरा जो इकोनॉमी है वो एक साइकिल में काम करता है। अगर एक चीज चेंज हो रही है तो नेक्स्ट चीज चेंज होगी ही होगी, उसका इम्पैक्ट होगा ही होगा, ठीक है। पहली चीज, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था आप दो स्तरों पे देखते हैं, दो लेवल पे। किन दो लेवलों पे देखते हैं? अंतरराष्ट्रीय नहीं भैया, अपने घर में देखते हो कि नहीं? घर में महीने का राशन क्या आ रहा है, किसकी फीस कितनी जानी है, पेट्रोल पे कितना खर्चा होना है, ठीक है। एक आप लोकल लेवल पे देखते हो, एक छोटे से मार्केट में जहां आप रह रहे होगे वहां की इकोनॉमी देखते होगे। और दूसरा लेवल होता है जो आप नेशनल लेवल पे देख रहे हो, ये किस तरीके से काम कर रहा है, जो हमारे रिलेशन है, जो ट्रेड रिलेशन है अन्य देशों के साथ, जो आपने अंतर्राष्ट्रीय बोला, वो सारी चीजें हम लोग स्टडी करते हैं। तो देर आर, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये दो चीजें हैं। और हमारे जो सिलेबस है उसमें ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। हमें नेशनल लेवल पे देखना है कि इकोनॉमी किस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हैं, हम लोग जब शुरुआत करेंगे वो यहां से करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। और कुछ चीजें हैं जो पूछी गई हैं पिछले 2-4 सालों में, यूपीएससी पूछ रही है, उसको हम लोग थोड़ा बहुत कवर करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। उसके बाद हम मूव करेंगे नेशनल इनकम पे। अब क्लास 12th, देर आर 2 एनसीईआरटीज, इसी नाम से है ये, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आपको ये पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो पढ़ना होगा वो मैं आपको क्लास में कवर कराऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जो है आप उसमें परेशान हो जाओगे। दूसरी चीज, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है आपके लिए, आपको न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस, ये दोनों चीजें नहीं पढ़नी है, स्ट्रिक्टली मना है, बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। और इस एनसीईआरटी को आप जितनी ज्यादा बार पढ़ सकते हैं, ठीक है, उतनी ज्यादा बार पढ़िए।
चलिए मैं जरा इनको बुलाता हूँ। मैथ्स किसका 10th तक था इसमें? 12th में किसका था? आप कहाँ तक पढ़ी हैं मैथमेटिक्स? 10th तक पढ़े हैं? बस ठीक है, बहुत है। हम्म। नहीं नहीं नहीं, आप कनेक्ट कर दीजिए बस। हाँ हाँ, उसी से कर दो। अच्छा, ये सब मालूम है? पॉलिटी वॉलिटी में एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, बताया गया था, सर ने बताया था। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक। एक तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो भाई, मत। अब जितना आप लोग लेट करोगे उतनी दिक्कत होगी। और एक चीज़ और जान लो, कोई भी किताब पढ़ो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन आप एनसीईआरटी कहीं से भी शॉर्टकट नहीं लोगे। एनसीईआरटी आप पूरा पढ़ोगे, एटलीस्ट 2 रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है? आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, क्योंकि जब आप स्कूल से निकल के आते हो, कॉलेज से निकल के आते हो, तो आपकी जो टेंडेंसी होती है वो पूरी तरीके से इस तरीके की होती है कि आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। आपने पढ़ लिया तो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जाकर के सिलेबस जब देखोगे ना, सिलेबस इतना बड़ा है, आप क्या क्या याद रखोगे? पॉसिबल ही नहीं है आप सारी चीज़ें याद रख सको। तो बेसिकली मल्टीपल रिवीजन जरूरी होता है जब आप पढ़ रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो, रिलेट करने की कोशिश करो अपने आसपास से, ठीक है? जैसे आप मान लो लेट्स से कि क्लास 11th की सोसाइटी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है? तो उसको आप रिलेट करने की कोशिश करिए। या आप पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो आप उसको रिलेट करो, जो न्यूज़ में आप देख रहे हो उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करो। जैसे अब प्रोटेम स्पीकर है या स्पीकर के लिए अभी चुनाव हुआ, ठीक है? तो उसको जब आप वही चीजें देखोगे कि कैसे होता है, किसका किसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, है ना? वो चीजों को जो है रिलेट करो। तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बेसिकली समझना है फर्स्ट गो में। इसलिए मैंने कहा सेकंड टाइम रीडिंग बहुत जरूरी है। और जब आप सेकंड टाइम रीडिंग कर रहे हैं तो वहां पे कोशिश करिए कि छोटे छोटे नोट्स लेने की, ठीक है? आप तो कौन था पीछे? राहुल, क्या नाम है? राहुल, अच्छा। वो आपकी मेरी जो पहली क्लास हुई थी वो आप थे ना उसमें, जिसमें मैंने सारा बुक लिस्ट और ये सब बताया था। ऐसे कर लूंगा ना। अच्छा, इस पे नहीं चेंज हो रहा है? ओके ओके ओके, ठीक 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 ठीक, ओके। चलो, ये सिलेबस आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। पहला, करंट इवेंट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, ठीक है? दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है? अब एक चीज समझो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से मेंशन है, तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन जो है आने ही आने हैं इस पे, ठीक है? तो इंडियन नेशनल मूवमेंट अभी आप लोग का मॉडर्न शुरू है या नहीं? अभी नहीं, अभी एंशिएंट से ही चल रहा है, ठीक ठीक। उसके बाद इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, देन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एटसेट्रा। देन ये है इकोनॉमी का, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा। देन जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, आपको बहुत उस पर रिसर्च नहीं करनी है ना? स्पेशली इन्वायरमेंट में इन्होंने लिखा हुआ है। और लास्ट में है सामान्य विज्ञान।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सिलेबस नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। सामान्य विज्ञान है। बेसिकली जो साइंस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले 3 साल 4 साल से, वो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे पूछा जा रहा है। टेक्नोलॉजी मतलब एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है ना। इट इज नॉट द बायोटेक। लाइक अगर आप एआई की बात कर रहे हैं तो उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक है। तो साइंस टेक में रादर देन गोइंग फॉर कि अब पूरे डिटेल में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो देख रहे हैं, थोड़ा सा आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। उसके बाद आपको मूव करना है टेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे कि इसके एप्लीकेशन किस तरीके से है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका सी सैट का है। चलिए, सी सैट में स्पेशली जिनकी 12th तक मैथमेटिक्स नहीं है उनको सी सैट में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको आपको अटेम्प्ट करना है। देन इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। यहाँ पे इन्होंने लिखा होगा क्लास 10th लेवल, क्लास 10th लेवल मैथमेटिक्स, ठीक है। इस बार का पेपर रिलेटिवली इजी था अगर हम कंपेयर करें 2023 के पेपर से। 2023 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है, सी सैट का। और आपको पता ही है कितने कितने मार्क्स लाने होते हैं सी सैट में? 66 नहीं, 200 का 1/3। 1/3 कितना होगा 200 का? 66.67। लोग 0.6 मार्क्स से बाहर भी हो रहे हैं, ठीक है ना, 66 पे रुक जाते हैं, ठीक है। तो 66.67 मार्क्स लाने हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं सी सेट में? 80 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? तो कितनी हो जाएगी? 0.833। 2.5 का 1/3 लेंगे आप, ठीक है, तो कितना हो गया? 0.833। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे एक साथ? 3.33। कितने? 2.5 प्लस 0.833, है ना। तो एक एक मिस्टेक पे दिक्कत पता सी सेट में यही होती है। आप 50-55 क्वेश्चन करके आते हो, 10 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो वो जब, जैसे मान लो आपने 50 क्वेश्चन किया तो 125 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है। अगर आपके 10 क्वेश्चन गलत होंगे तो 33 मार्क्स नीचे आओगे आप, मतलब आप 100 से नीचे आ गए। अगर इसमें 5-7 क्वेश्चन और गलत हो गए ना तो आप आ जाओगे 70 पे, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी सी सेट में यही होती है। अब आप में से जिन लोगों का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का नहीं है, ठीक है, जो 10 तक ही पढ़े हैं, ठीक है, या 12 तक पढ़े हैं, 12 तक के लिए तो तब भी चल जाएगा। आपको फोकस करना है इस पे। इसी वजह से मैं आपसे बोल रहा हूं कि एनसीईआरटीज पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। रीडिंग स्पीड बेहतर होनी चाहिए। जब आप रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी होगी तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है? पढ़ करके आपको समझना क्या लिखा है, जिसके आधार पे आप प्रश्न का उत्तर देंगे। तो समझने के लिए आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एक पेज आपने पढ़ा तो आप समझ ही तो रहे हो, ठीक है ना। तो बेसिकली ये इसकी जो प्रैक्टिस है वो जितनी ज्यादा आप पढ़ने की कोशिश करेंगे उतनी ज्यादा इसकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। नाउ आपको अगर ये चेक करना है कि आप अभी किस लेवल पे हैं, तो यूपीएससी ने ये पैटर्न चेंज किया था किस साल? 2013 से ये पैटर्न है सी सेट का, ठीक है। तो आप, मुझे जो लगता है, जब मैं पेपर दे रहा था उस टाइम पे जो इजी पेपर आया था, आप इसका पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, 2018 का। कोशिश करिएगा जब भी अटेम्प्ट करिए, टाइमर लगा के अटेम्प्ट करिए, 2 घंटे में अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए, इसके लिए आपने 10 तक मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है। रीजनिंग, जो ये तर्क शक्ति है, ये आपके तर्क पे आधारित है, इसमें कोई फार्मूला नहीं यूज होता है, ठीक है। एटलीस्ट चेक करिए अपने आप को कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, ठीक है। आप परेशान क्यों हो इतना? देखो, मैं जब यहाँ पे घुसा, मैं आपके सामने खड़ा हुआ, मैंने पहले यही चीज बोली कि आपने जो चीज आप करने के लिए शुरुआत की हो ना, ये इजी नहीं है, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मेरा कहीं से भी ये मकसद नहीं है कि मैं आपको डरवाऊं,
ठीक है ना। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप ये रियलाइज ना कर पाइए कि आपका कंपटीशन क्या है, ठीक है ना, और आपको मेहनत क्या करनी है, किस लेवल पे मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो जो रियलिटी है वो है, ये करना है। ये नहीं करोगे, इसमें 66.67 मार्क्स नहीं आएंगे तो आप मेंस कभी दे ही नहीं पाओगे। आप पहले पेपर में कुछ भी करते रहो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कितना भी रट लो, ये नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस पेपर की खासियत क्या है ना, ये पेपर जो है, आपने 10 तक पढ़ी हुई है मैथमेटिक्स, आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको कॉम्प्रिहेंशन हिंदी मीडियम में मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप जाइए, जाकर के जो है इसको अटेम्प्ट करिए, देखिए कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं, आपको खुद समझ में आएगा कि कौन सा एरिया वीक है, किस चीज पे हमें मेहनत करनी है, उस पे आप धीरे धीरे शुरू से ही काम करना शुरू करेंगे। यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स का जो रवैया होता है वो बड़ा ही उदासीन होता है सी सेट को लेकर के, ठीक है ना। वो वेट करते हैं कि जनवरी फरवरी आ जाएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये तो करिए। देखो, टोटल 80 क्वेश्चन आपने बताया आता है, इसमें से ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्रिहेंशन के रहेंगे ही रहेंगे, एवरेज में बोल रहा हूं, ठीक है। कभी हो सकता है 23 हो जाए, कभी हो सकता है 27 हो जाए, ठीक है। ऑन एन एवरेज आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, ठीक है। तो ये इसकी तो प्रिपरेशन लगातार चलेगी ही चलेगी, ठीक। तो इसको अटेम्प्ट करिएगा, जाकर के देखिएगा क्या स्कोर बन रहा है, आपको खुद भी समझ में आएगा, ठीक है। अब रीजनिंग में ये इनके चाचा के मामा के लड़के हैं, ये तो इनका रिलेशन क्या है, ये इसमें कोई फार्मूला तो लगना नहीं है, ठीक है ना। ये फलाने जो है वो उत्तर जा रहे थे 10 किलोमीटर, वहां से दाहिने घूम गए 5 किलोमीटर, वहां से फिर जो है पूरब चले गए, तो कितने किलोमीटर है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगना है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको जरूर अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हम आते हैं पहले पेपर में। कोई डाउट, कितने क्वेश्चन होते हैं पहले पेपर में? 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग 0.667, ठीक है। कट ऑफ लास्ट ईयर क्या थी, उससे पीछे ठीक है, जो तुम्हें कट ऑफ ही दिखा दूं पहले, ये 75 मार्क्स थी जनरल की, 75.41, ईडब्ल्यूएस की 68.02, ओबीसी 74.75, एससी 59.25, एसटी 47.82, ठीक है। आयरनी है, इसी वजह से इस बार पेपर इजी आया है, ठीक है ना। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग यूपीएससी, ये छोड़ करके और सारा जो है वो सी सैट की कट ऑफ से नीचे कट ऑफ गई है, ठीक है। तो ये चीज ठीक नहीं थी, यूपीएससी ने इस बार इसीलिए जो है थोड़ा सा लेवल कम किया है, सी सैट का इजी है लास्ट ईयर से, ठीक है ना, डुएबल था इस बार का, आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते थे। और ये कट ऑफ नीचे आने का रीजन भी सी सैट था लास्ट ईयर। उसके बाद 2022 की कट ऑफ कितनी थी, 88.22, ईडब्ल्यूएस 82.83, ओबीसी 87.54, तो ओबीसी और जनरल लगभग लगभग बराबर रहती है कट ऑफ, ठीक है। देन 2021 की कट ऑफ 87.54 जनरल की, ईडब्ल्यूएस 80.14, ओबीसी 84.85। देन 2020 92.51, 2019 98, 2018 98, 2017 105, 2016 112 नंबर, ठीक है, जहां तक मैं करेक्ट हूं 2016 में, क्योंकि उस बार मैंने मेंस लिखा था। तो 112 नंबर थी, आई होप 112 या 114 नंबर कट ऑफ थी, ठीक है। तो डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि जो लोग पढ़ रहे हैं उन्होंने पढ़ना कम कर दिया है ना, ऐसा तो नहीं है। तो डेफिनेटली पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस बार मुझे लगता है कट ऑफ 88 से 92 के बीच में रहेगी, ठीक है। चलो अब हम आते हैं मेंस पे। मेंस में सबसे पहला पेपर क्या होगा, एसए से पहले कुछ होता है? यस, लैंग्वेज का 2 पेपर होगा, हाँ, ठीक है। तो लैंग्वेज का पेपर
दो, एक आपको चूज करना होता है। पॉलिटी पढ़े हैं आपने, 8 शेड्यूल में लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है ना, तो उसमें से आपको एक चूज कर करके उस पर लिखना होता है। दूसरा इंग्लिश का पेपर कंपलसरी होता है, ठीक है। तो 300 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स लाने होते हैं, इसके मार्क्स जुड़ते नहीं हैं। कितने मार्क्स लाने होते हैं, देखो इस पे लिखा होगा, कहीं लिखा है 25%, ठीक है ना, नहीं लिखा है, 75 नंबर, ठीक है ना, हिंदी में। और ऑब्वियसली आप लोग हिंदी लोगे, ठीक है। दूसरा जो है इंग्लिश में, उसमें भी 75 मार्क्स, और इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर आप 75 मार्क्स मतलब 25% मार्क्स नहीं आएंगे आपके, तो आपकी आगे की कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद शुरू होता है जहां पे आपके मार्क्स जुड़ने शुरू होते हैं। तो पहला पेपर एस्से, कितने एस्से लिखने होते हैं, 2 एस्से। एक एस्से कितने मार्क्स का होगा, 125 मार्क्स, मतलब 250 मार्क्स का एस्से का पेपर होगा, ठीक है। तो चॉइस होती है, आपको 4 में से एक एस्से लिखना होता है, पार्ट बी में से 4 में से एक एस्से लिखना होता है, ठीक है। देन उसके बाद पहला पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, फिर पेपर 1 कितने मार्क्स का होगा, 250 मार्क्स का। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। सिलेबस आज चिपक जाना चाहिए स्टडी टेबल पे, ठीक है। जाओगे पहले उसको बिना चिपकाए आगे पढ़ना शुरू नहीं करोगे, ठीक है। और सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो। हाँ, तो पहला पेपर हो गया। नेक्स्ट पेपर, पेपर 2, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, और एक और सब्जेक्ट होता है सोशल जस्टिस, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं पेपर 2 में। फिर पेपर 3 इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस टेक, अभी भी एक सब्जेक्ट आप भूल रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमी में ही एग्रीकल्चर वाला पार्ट हम लोग ऐड करके चलते हैं, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, उसके बाद इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन इंटरनल सिक्योरिटी, देन पेपर 4 एथिक्स, ठीक है। ये सारे ही पेपर 250 नंबर के होते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शनल चूज करना है, ठीक है। तो ऑप्शनल में कितने पेपर होंगे, 2, 250 मार्क्स ईच, ठीक है। उसके बाद अगला पड़ाव है इंटरव्यू, कितने मार्क्स का होगा, 275 मार्क्स का, ठीक है। तो जीएस में जो आपका ये वाला पेपर है, एसए से लेकर के ऑप्शनल तक कुल कितने पेपर हो गए, 4 2 6 पेपर वो हो गए, जीएस और ऑप्शनल। तो 250 इंटू 6 कितना हो गया, 1500, और प्लस एसए और कितना हो गया, 1750। चलिए, तो एक बार अब जरा नजर डाल लीजिए मेंस की कट ऑफ पे। ये कितने में से है स्कोर, 1750 में कट ऑफ। तो ये कितना परसेंट है 1750 का, मोटा मोटा बताइए, 42 43% के आसपास आएगा कट ऑफ, ठीक है। अब 1750 में आप 275 और ऐड कर लीजिए, तो कितना हो गया, 2025। तो ये फाइनल जो सिलेक्शन है 2025 में से 953 पे हुआ है जनरल का। तो ये नंबर जो है वो 50% से कम, ठीक है। तो ये कहानी मुझे आपको सुनाने का जरूरत इसलिए पड़ी कि जो आप लोग के साथ दिक्कत क्या है ना, कि आप स्कूल कॉलेज में होकर के आते हो, तो आपको लगता है कि आपको 90% स्कोर करना है सिलेक्ट होने के लिए, ठीक है। ऐसा सिचुएशन है नहीं, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब जो आप टॉपर स्टॉक भी देख रहे हो, किसी भी टॉपर की स्ट्रेटजी देख रहे हो, तो वो उस पूरी स्ट्रेटजी के साथ भी 52% के आसपास मार्क्स रहे हैं उसके 100% में से, ठीक है ना। तो ये एग्जाम जो है वो इस बेसिस पे नहीं है। आपको आपको टेस्टिंग किस चीज पे होती है ना, कि आप ये जो पूरा प्रोसेस है ना, उसमें आप इक्वल तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है।
इस चीज में नहीं है कि आपका कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, आपने उस पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया और जो पेपर है उनमें आपके नंबर कम आए, क्या फायदा हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि सिलेबस के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उस प्रपोर्शन में उसको टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, प्री और मेंस दोनों में ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, ये है ट्रेंड, दिख रहा है, ये है पॉलिटी, मैं इस बार का ऐड नहीं किया हूं अभी तक। ठीक है, 13, 18, 16, 12, 14 ये आउट ऑफ 100 है। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन में से पॉलिटी के ये क्वेश्चन, मतलब ऑन एन एवरेज आपको पॉलिटी के कितने क्वेश्चन मिलेंगे प्रीलिम्स में, 15 to 20, इकोनॉमी 16, 18, 14, 14, 14, मोस्ट प्रोबेबली 10-12 के आसपास इस बार भी हैं। ठीक है ना, तो लगभग 10 to 15 क्वेश्चन जो है वो आपको इकोनॉमी के भी मिलेंगे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, इस बार भी ज्योग्राफी का सेक्शन काफी ठीक ठाक था पेपर में। और ज्योग्राफी का एक बहुत अच्छी बात यह है कि एक तो आपको मैप तैयार करना है और दूसरा आपको एनसीईआरटी, उससे बाहर जाना ही नहीं है, कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं था। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, वो कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर के नहीं थे। ठीक, देन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का वेटेज क्यों ज्यादा है, इन्वायरमेंट 15 to 20 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। देखो आप किसी साल जो है और भी होगा, देखो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, 18, 19, 14, 16, इन्वायरमेंट इस बार भी 15 से ऊपर है। कारण क्या है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का नाम सुना है, उसका भी प्रीलिम्स साथ में ही होता है, कॉमन है। ठीक है ना, तो इस वजह से इन्वायरमेंट हमेशा से आपको उसका वेटेज ज्यादा दिखेगा पेपर में। ठीक है, देन ये मॉडर्न एंशिएंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर, ये पूरा हिस्ट्री है। अगर आप देखोगे 6, 3, 9, 5, 14, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री के रहेंगे ही रहेंगे। अब आप ये समझो कि हिस्ट्री का सिलेबस कितना बड़ा है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, फिर आप मेंस का भी जोड़ लो, वर्ल्ड हिस्ट्री, इवन पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये पूरा मिला करके एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री। बट मैंने वही बोला कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप मेंस का भी तो देखो ना, वहां पे भी आपको ठीक ठाक अमाउंट में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये साइंस टेक है, साइंस टेक एवरेज 10 to 12 क्वेश्चन रहते ही हैं। ठीक है, ये करंट अफेयर है, यहाँ पे भी मान के चलिए कि 15 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना पेपर क्या है, कैसे है, कैसे चल रहा है। चलो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, माइक्रो इकोनॉमी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि आपको आगे जो इतना भी हम लोग पढ़ेंगे, इवन आपको जो करंट अफेयर देख रहे हैं उसमें भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है आपको जिसमें करंट अफेयर साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आएंगी जो नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, चलो तो हम कोशिश करेंगे कि शुरू में ही कुछ ऐसी बेसिक चीजें, जैसे आज हमने इन्फ्लेशन डिस्कस किया, तो बेसिक चीजें जो है हम आपको बता सकें, जिससे कि आपका न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो थोड़ा और आसान हो सके। ठीक है, इसके बाद हम मूव करेंगे जीडीपी, या इसको हम नेशनल इनकम लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद हम मूव करेंगे मनी, यहीं पे हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, फिर हम पढ़ेंगे बैंकिंग। ठीक है, इन्फ्लेशन में ये दोनों टॉपिक जो हैं इसमें हम मिला करके आपको आरबीआई कवर करेंगे, इन्फ्लेशन में हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन कवर करेंगे, और हम मॉनेटरी पॉलिसी कवर करेंगे। ठीक है,
इसके बाद हम मूव करेंगे गवर्नमेंट बजटिंग। ठीक है, गवर्नमेंट बजटिंग के बाद हमें पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, जब आप एनसीईआरटी आज जाकर के खोलेंगे क्लास 12 की, दिस इज द सेकेंड चैप्टर नेशनल इनकम, उसके बाद ये थर्ड चैप्टर है। ठीक है, फोर्थ चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ये फिफ्थ चैप्टर है गवर्नमेंट बजटिंग, एंड दिस वन इज लास्ट चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट बजटिंग में हम टैक्सेशन भी पढ़ेंगे। जीएसटी डेली आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स क्या है। ठीक है, नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद फाइनेंशियल मार्केट, शेयर, बॉन्ड, ये सब न्यूज़पेपर में सुनते होगे कि क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के बारे में जब हम लोग मेंस वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद ये नोट करते जाइएगा इस सीक्वेंस में। ठीक है, नोट नहीं किए थे, कोई बात नहीं है। इसके बाद हमें पढ़ना है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, देखो ये सेक्शन हम लोग हो सकता है कहीं बीच में भी पढ़ लें, इसके क्वेश्चन आपको जो है प्रीलिम्स में भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि साथ में जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ अप्रोप्रिएट है वहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। इसके बाद जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो सब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बेसिकली मेंस का जो एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है वो हम कवर करेंगे। अभी हम सिलेबस एक बार देख लेंगे फिर से। ठीक है, एग्रीकल्चर वाला सेक्शन, यहाँ पे हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो इसके पहले आप लिखे हो 1 से लेकर के 7 तक, इसमें कुछ भी बाइफर्केशन नहीं है कि ये प्रीलिम्स के लिए है, ये मेंस के लिए है। ठीक है, तो उसको अलग नहीं करना है। बट ये जो एग्रीकल्चर वाला सेक्शन है, मोस्टली ये जो क्वेश्चन जो हम कवर करेंगे वो हम पूरी तरीके से मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ठीक है, यहां तक पहुंचने के बाद आप मतलब 1 से लेकर के 6, ये जो यूनिट 6 है, इसमें आप लगभग 85% क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स का आप सॉल्व कर सकते हो, 85% से 90% तक का। ठीक है, नाउ इस बार का पेपर देखा है किसी ने? नहीं देखा है? देखा है आपने? हाँ, इकोनॉमिक्स नहीं पूछी जाती है स्टेट पीसीएस में। ठीक है, मेंस का जो है वो सिलेबस सेम है, मेंस जो आप पढ़ेंगे वो बिल्कुल कॉमन है। बट यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स में जो ये कोर इकोनॉमिक्स है ना, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, अभी तक नहीं आए हैं। आगे क्या करेगी यूपीएससी मुझे नहीं पता, बट अभी तक नहीं पूछा गया है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे आप जब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब चीजों को कवर करोगे
तो वहां पे अगर आपके ये बेसिक्स नहीं पता है, आप जो है क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या होता है, बैंकिंग किस तरीके से वर्क करती है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या हैं, है ना, तो उस बारे में अगर नहीं पढ़ोगे तो तब तक जो है कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक टर्म मैं आपको से पूछ रहा हूं, असेट। असेट और लाइबिलिटी क्या होता है? ठीक है, आपका क्या नाम है? सारांश। तो मैंने सारांश से 100 रुपए लिए, तो ये 100 रुपए जो सारांश ने मुझे उधार दिया है, ये सारांश के लिए असेट है या लाइबिलिटी? एसेट है। मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं ये 100 रुपए इनको वापस करूं, जब मैंने बोला था। और ये 100 रुपए ये अगर मुझे दिए हैं तो ये इनके लिए असेट है, इनका एक असेट है जो अलग हो गया है, इनको पता है। एग्जैक्टली, अभी मैं देख लेता हूँ हिंदी क्या है। ठीक है, असेट और लाइबिलिटी। तो बेसिकली देखो, इकोनॉमिक्स में एक चीज समझ लो, मैं आपको हिंदी के टर्म पर बोलूंगा, समझाऊंगा मैं पूरी तरीके से आपसे, जो है जिस तरीके से मैं अभी कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। ठीक है, टर्म्स मैं लिख दूंगा जहां जरूरत है, बट बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इकोनॉमिक्स में जहां पे आप अगर हिंदी में पढ़ने जाएंगे ना तो बहुत ही डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज हैं। जैसे जीडीपी, जीडीपी इज वेरी कॉमन, आप सब लोग जानते हैं। इसकी जगह अगर मैं इसको सकल घरेलू उत्पाद बोल करके पढ़ाना शुरू करूंगा तो ये सेंस नहीं बनता है। तो इन्फ्लेशन आपको पता है, ठीक है। तो जहां पे मुझे लगेगा कि वहाँ जरूरत है, वो वहाँ मैं टर्म्स जो है लिख दूंगा, और जो भी मैं डिक्टेट कराऊंगा वो आपको हिंदी में मिल जाएगा, हिंदी वालों को। ठीक है ना, वो अभी भी सर दे ही रहे होंगे, जो पढ़ा रहे होंगे करंट अफेयर या जो भी, अमित सर, वो आपको मिल ही रहा होगा। ठीक है ना। तो हाँ, हम असेट और लाइबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो असेट, इन्होंने मुझे 100 रुपए दिया, ये 100 रुपए मेरे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि मुझे वापस करना है, और इनके लिए असेट है। ठीक है, चलिए, आप बैंक में गए, बैंक में आपने 100 रुपए अकाउंट खोला, 100 रुपए जमा किए, सेविंग अकाउंट आपने खोला, बचत खाता, उसमें 100 रुपए जमा किए। ये 100 रुपए आप सोच करके आंसर करेगा, सोच लीजिएगा पहले, फिर मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर करेगा। ठीक है, ये 100 रुपए बैंक के लिए असेट होगा या लाइबिलिटी? जो आपने ये 100 रुपए बैंक खाते में, वहां पे खाता खोल करके बैंक में जमा किया। जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से समझ लीजिएगा, मैंने इसलिए आपको एक एग्जाम्पल पहले दिया सारांश के साथ में। क्वेश्चन मेरा समझा आपने? एसबीआई गए, आपने वहां पे जो है एक बचत खाता खोला, उसमें 100 रुपए जमा किए। ये जो 100 रुपए जमा किए आपने, ये बैंक के लिए असेट होगा या लाइबिलिटी? बताइए। लाइबिलिटी होगी, बैंक के लिए लाइबिलिटी है। कोई भी डाउट हो तो बताइए, मैं एक्सप्लेन करूं। ठीक है, लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि जब आप चाहेंगे तब आप वो 100 रुपए निकाल सकते हैं। ठीक है, जब आप चाहेंगे उसको यूपीआई से ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जब आप चाहेंगे वो एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक को जब भी आप चाहेंगे वो आपको वापस करना पड़ेगा, तो वो बैंक के लिए क्या होगा? लाइबिलिटी। ठीक है, चलिए। आपको लग रहा है कि जो है, चलो क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट। रुको, मैं इसको ऐड कर दे रहा हूं। चलो, ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द, हाँ
हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट्स ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया। किसी भी बैंक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असेट नहीं होगा? ठीक है, क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। और किसी को? अरे महाराज अभी डिस्कस किया है। डिपॉजिट अभी डिस्कस किया है। यही देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ये किस साल पूछा गया है? 2019 में। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। इस ऑप्शन को जानबूझ करके दिया गया है, ठीक है, इसको जानबूझ करके दिया गया है कि आप अननेसेसरी जो है इस पे दिमाग लगाइए। बहुत ही सिंपल है। डिपॉजिट, जो भी आप, कोई भी खाता अगर बैंक में खुला है तो वो बैंक के लिए क्या होगा? लाइबिलिटी होगी ना। तो वही क्वेश्चन है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन डिपॉजिट। आपने बैंक डिपॉजिट कैसे खोलते हो? बचत खाता, चालू खाता, रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। तो ये बैंक के लिए क्या होगा? कोई भी डिपॉजिट हुआ, आप जाकर के पैसा जमा अगर कर रहे हो, डिपॉजिट का मतलब जमा करना, आप जमा कर रहे हो तो बैंक के लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। जब आप चाहोगे तो आप वापस मांगोगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, ऐसे तो अगर आप टेक्निकलिटी में जाओगे तो जो आप पैसा रख रहे हो वो भी हम पूरी तरीके से जो है आपके लिए असेट नहीं है, क्योंकि लिमिट होती है। आप दिन भर में कितना ट्रांसफर कर सकते हो, आप एक दिन में कितना निकाल सकते हो। तो इस टेक्निकलिटी में जो है जाओगे तो फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में एक चीज समझ लेना। देखो, आप में से कोई भी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है किसी का इकोनॉमिक्स? आपका है, ठीक है। आप ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, पीएचडी करो, ठीक है। आप अगर इकोनॉमिक्स का ऑप्शनल का सिलेबस देखोगे और जीएस का सिलेबस देखोगे, जमीन आसमान का अंतर है। यहां पे आपको बेसिकली बहुत ही बेसिक स्तर पे आपको इकोनॉमिक्स आनी चाहिए और बहुत ही सिंपल तरीके से सोचना है, बहुत ही लॉजिकल तरीके से सोचना है। आप जहां टेक्निकलिटी में घुसे, और इसका कोई एंड ही नहीं है। मैंने फिर बताया ना कि भाई 25,000 तक का लिमिट है। बहुत सारे बैंक हैं जिसमें यूपीआई से आप 25,000 से ज्यादा नहीं ट्रांसफर कर सकते। तो आप ये सोचते रहो कि जो 25,000 से ऊपर वाला जो अमाउंट पड़ा हुआ है वो असेट होगा कि लाइबिलिटी होगा, क्या होगा। तो क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है। जस्ट मैं इसको आपको डिस्क्लेमर शुरू में इसलिए ही दे रहा हूं कि आप इकोनॉमिक्स में चीजों को जितना सिंपल रखोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखोगे, उतना बेहतर होगा और उतने बेहतर तरीके से आंसर करोगे क्वेश्चन का, ठीक है। जैसे बहुत इससे सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता असेट और लाइबिलिटी का, ठीक है। और उसी तरीके से क्वेश्चन भी था, बहुत इजी था। और उन्होंने वो जो चौथा ऑप्शन दिया था वो सिर्फ इसी वजह से दिया था, डिस्ट्रैक्शन के लिए, ठीक। क्यों नहीं शो हो रहा है? चलो, ये क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट के ये दोनों दिख रहे हैं ऊपर? नहीं दिख रहा है? ठीक है। ये मनी मल्टीप्लायर, ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। ये सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया था यूपीएससी ने 2019 और 2021 में, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक? देखो, ये क्वेश्चन क्या हो रहा है? ये क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सिलेक्टेड बाय, ये 2019 में पूछा गया है, ठीक है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। फिर 2022 में इन्होंने इसी बैंक बोर्ड ब्यूरो जो इसका आंसर था उस पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो पहला आपको ध्यान रखना है सिलेबस,
एनसीईआरटीज और फिर कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, देखो हर कोई, मैंने उस दिन भी बोला था ये चीज़, हर कोई सेम चीज़ें पढ़ रहा है, बुक लिस्ट है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, हर एक टॉपर स्टॉक पड़ा हुआ है, ये किताबें पढ़ लेनी है, ये चीज़ें देख लेनी है, यहाँ से ये कंटेंट देख लेना है, ठीक है। तो फिर वही चीज़ है, सिलेक्शन वही 10-12 हज़ार लोगों का होगा प्रीलिम्स में, 1000 सीट है तो 10,000 से 12,000 सिलेक्शन होगा। तो और लोगों का क्यों नहीं हो रहा है, और लोग स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। लेट्स से कि आपने इन्फ्लेशन पढ़ लिया, तो इन्फ्लेशन पढ़ने के बाद जो आपने पढ़ा है वो रेलिवेंट है या नहीं है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? पीवाईक्यूज, क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जा रहे हैं वेल एंड गुड है, ठीक है। तो आपको इस चीज पे परेशानी नहीं होना है कि यार मैंने कम तो नहीं पढ़ लिया। एक वर्ड है आजकल जेनजी में जो है बड़ा यूज होता है, फोमो। फोमो का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट ये नहीं होना चाहिए कि ये फलाने जो है वो वाली किताब पढ़ रहे हैं, विवेक सिंह पढ़ रहे हैं, ये वो पढ़ रहे हैं, ये उनके लेक्चर देख रहे हैं तो मैं भी देख लूं। नहीं, आपने जो जहां से जैसे भी पढ़ा है, आपने जो यादव जी पानी जरा दे दीजिएगा मुझको। तो जहां से भी आपने पढ़ा है आप पीवाईक्यू सॉल्व करके देखिए, सॉल्व हो रहा है आप आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में मैं बार बार बोल रहा हूं, पूरी तरीके से लॉजिक है। आपको अगर चीज समझ में आ गई है तो आपको क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। देखो अभी एनसीईआरटीज का मैं एक लिस्ट दे दूंगा, लास्ट टाइम दिया था, शायद आपके पास होगी भी, जो मैंने लास्ट में लिखवाया था ना उस दिन जब मैं लास्ट टाइम आया था, तो वो मैं अभी फिर से लिस्ट लिख दूंगा, ठीक है। देखो आप पढ़ लो, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा है तो क्लास 9 से 12 तक का कंपलसरी है पढ़ना, ठीक है। उसमें कुछ ऐसी एनसीईआरटीज हैं जिनको आपको रिपीटेड टाइम पढ़ना है, उसकी लिस्ट मैं अभी आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो, जैसे इन्फ्लेशन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, महंगाई, डिमांड बढ़ गई, डिमांड से महंगाई आ गई, ठीक है। अगर मैंने बताया कि अगर उसी प्रोपोर्शन में सप्लाई भी बढ़ जाएगी तो जो है प्रॉब्लम नहीं है, वापस से जो है जो पैसा है, जो प्राइसेस हैं वो वापस से नीचे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इकोनॉमी में डिमांड इंक्रीज क्यों हो रही है, इसका आंसर क्या होगा? धन्यवाद। क्यों? आप 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 अगर 1 दर्जन केला खा रहे थे, अब 2 दर्जन की डिमांड आप कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छा आंसर, एकदम सही है जो आप बोल रहे हैं। किसी ने बोला अभी ना, हाँ, पैसा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो अगर आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए, तो डेफिनेटली जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी इकोनॉमी में, होगी या नहीं? ठीक है। नहीं, मैं तो दिक्कत ये है भी जो है बहुत सारी चीजें जो है मैं बता दूंगा, फिर आप लोग जाकर के जो है और परेशान हो जाओगे, हैं? कोई बात नहीं है। चलो कुछ चीजें और भी डिस्कस करते हैं, बेसिक जो आप लोग देखते हो, ठीक है। मैं आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट होगा, हम लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई से शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक ये देख लेना, ग्राफ कैसे बनता है, थोड़ा सा हम लोग ग्राफ पे काम करेंगे, है ना। और पेशेंस रखना, 3 से 4 क्लास, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है आप आकर के मुझसे पूछना, 1 बार पूछना, 2 बार पूछना, 10 बार पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन 3-4 क्लास तक पेशेंस रखना इकोनॉमिक्स में, उसके बाद आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है। चलो, अब अगर मैं आपसे पूछूं शेयर, ठीक है, और बॉन्ड जो आप पढ़ते हो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हम्म, ओके। चलो,
देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूं। लेट्स से कि मैंने ये कोचिंग खोली, ठीक है। मुझे पैसों की जरूरत है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है जिस तरीके से मैं पैसे ले सकता हूं, ठीक है। मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या क्या है? एक बहुत ही सिंपल ऑप्शन है कि मैं किसी के पास जाऊं और उससे बोलूं कि मुझे ऋण दे दो, लोन दे दो, ठीक है। मैंने बताया कि मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, उन्होंने मुझे लोन दे दिया। इसके बदले में उन्होंने मुझसे ब्याज लिया, इंटरेस्ट चार्ज किया, ठीक है। एक ऑप्शन ये है, मैं बैंक के पास चला जाऊं या किसी से भी जाकर के लोन ले लूं, 10% पे, 18% पे, 20% पे, वो मुझे लोन दे देगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? किसी और तरीके से भी पैसा जो है मुझे मिल सकता है, मैंने कोचिंग खोली है तो। ठीक, वेरी गुड। तो ये जो लोन है, इसको हम बोलते हैं डेट, ठीक है ना, ऋण। सिंपल सा है, लोन लिया जा रहा है। दूसरा जो टर्म है, इक्विटी। इक्विटी क्या होती है? लेट्स से कि मिस्टर ए हैं, इन्होंने एक कंपनी खोली है जिसकी 100% ओनरशिप इनके पास है, ठीक है। अब अगर मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसमें से 10% अपनी कंपनी किसी को बेच दूंगा। तो बेचूंगा तो कुछ पैसे में बेचूंगा, तो मेरी कंपनी की जो वैल्यूएशन होगी, ये हम लोग जब पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट वहां पे देखेंगे, जो मेरी कंपनी की वैल्यूएशन होगी, वो उस वैल्यूएशन पे 10% की वैल्यू जितनी आएगी वो मुझे मिल जाएगी। तो इन दोनों में इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस क्या हुआ? यहां पे अभी भी मिस्टर ए के पास 100% ओनर है मिस्टर ए। यहां पे अब ए के पास कितना बचा? 90%, ठीक है। तो डेट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट समझ में आया? तो इक्विटी का मतलब, जो आप लेमैन टर्म में जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या आसपास सुनते होगे, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब कि उस कंपनी ने अपना जो ओनरशिप है उसको डाइल्यूट कर दिया है, जो कुछ परसेंटेज है उसको बेच दिया है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, समझ रहे हैं? अब जो ये इंस्ट्रूमेंट होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इसमें या तो ये लॉन्ग टर्म होगा या तो शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म अगर होगा, 1 साल या उससे ऊपर, मतलब जैसे मान लो कि आपने मुझे लोन दिया और इन्होंने बोला कि आप मुझको अगले 2 साल में वापस कर देना, और 2 साल का इंटरेस्ट ये है, तो ये लॉन्ग टर्म में आएगा। और 1 साल से कम ड्यूरेशन जब भी होगी, वो शॉर्ट टर्म डेब्ट होगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? अब ये चीजें आप अक्सर न्यूज में पढ़ते हो, ये जो टर्म है डेट और इक्विटी। इक्विटी का मतलब आप जब भी कहीं पे भी पढ़ोगे तो उसका मतलब क्या समझोगे? शेयर। हमेशा ये एग्जांपल याद रखना, 100% में से 10% डाइल्यूशन, ठीक है। नाउ एक और चीज आप सुनते होगे, ट्रेजरी बिल, टी बिल। कितने लोगों ने सुना है ये? टी बिल क्या होती है? ठीक है, एकदम सही कह रहे हैं आप। देखो, लोन सरकार को भी लेना है, और जो बिजनेसमैन है वो भी लेंगे, या जिसको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो जब सरकार लोन लेती है, तो जो ऋण पत्र जारी करती है, डेट इंस्ट्रूमेंट जारी करती है, उसका नाम क्या है? ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल की खासियत यह है कि इसके जो मेच्योरिटी टाइम है वो लेस देन 1 ईयर है। मतलब अगर 1 साल से कम का आपके पास
गवर्नमेंट का ऋण पत्र है तो उसका नाम क्या होगा? ट्रेजरी बिल। नोट करते जाइएगा, ये सब आपको अक्सर मिलेगा न्यूज़पेपर में, ठीक है। ट्रेजरी बिल। अब इसकी जो मेच्योरिटी होती है वो कितने कितने दिन की होती है? 91 डेज, 182, 364, ठीक है। अगला सवाल यह है कि अगर सरकार जो है सिर्फ 1 साल से कम के लिए तो मेच्योरिटी वाला ऋण पत्र जारी नहीं करती होगी, 1 साल से ऊपर वाला कभी जारी करती होगी, उसको क्या नाम देते हैं हम? उसका नाम है गिल्ड एज्ड सिक्योरिटी, ठीक है। ठीक है, डेट और इक्विटी में मतलब डिफरेंस क्या है वो समझ में आ गया। चलिए अब इसमें अब हम और डिटेल में नहीं जाएंगे, मुझे सिर्फ ये 2 टर्म आपको समझाने थे। आपको असेट लाइबिलिटी का मतलब समझ में आ गया, ठीक है ना। बैंकिंग में अगर पैसा आप जमा कर रहे हो तो वो बैंक के लिए क्या होगा? लाइबिलिटी। आपके लिए क्या होगा? असेट। बैंक से अगर आप लोन ले रहे हो तो जो आप लोन जो बैंक ने दिया है वो बैंक के लिए क्या होगा? असेट। मैंने उल्टा कर दिया ना, आप गए बैंक, इसीलिए मैं बोलता हूँ इकोनॉमिक्स में एक तो और चीजें बिना सोचे आंसर देना ही नहीं है, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, जो आपके पास लॉजिक मैंने आपको दिया हुआ है वो लॉजिक लगाइए, वो लॉजिक लग रहा है उस पर आंसर दीजिए, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैंने फिर से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने बैंक से लोन लिया, जो बैंक ने लोन दिया आपको, वो लोन का अमाउंट बैंक के लिए क्या होगा? असेट या लाइबिलिटी? असेट होगा। और आपके लिए क्या होगा? लाइबिलिटी। गुड, ठीक है। अब देखिए, कुछ जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं उसको ये किसके बारे में पढ़ते हैं? इन्फ्लेशन, ठीक है ना। मुद्रास्फीति हमेशा न्यूज में रहता है, उसका कारण क्या है? एक वो ठीक है, न्यूज़पेपर में क्यों बार बार आता रहता है? हाँ, वेरी गुड। दूसरी चीज जो है, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का जो तरीका है, इंडेक्स जो है, इसके बारे में हम लोग इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन दोनों का डेटा मंथली आता है, ठीक है। एक आई थिंक 12 तारीख को एक रिलीज होता है और एक 14 तारीख को, ठीक है ना। 10 या 14 या 12 या 14 को, ठीक है। और ये हर महीने डेटा आता है, तो इसका मतलब ये 2 दिन डेफिनेटली न्यूज़पेपर में जो है ये कवर होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं इसके बारे में हम लोग डब्ल्यूपीआई सीपीआई के बारे में बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी बेसिक इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप में से आपने आंसर दिया कि अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इन्फ्लेशन आ जाए, ठीक है। सिंपल सा हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जब हम लोग इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। हमें सिर्फ ये चेक करना होता है यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है इन्फ्लेशन पे। जैसे उन्होंने पूछा कि निम्नलिखित में से किसकी वजह से इकोनॉमी में मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द इन्फ्लेशन या इंक्रीजेज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। तो वो पहला, दूसरा, तीसरा रहेगा, 3-4 ऑप्शन होंगे, उसके बाद नीचे जो है ऑप्शंस दिए रहेंगे ए बी सी डी, ठीक है। अब बहुत सिंपल सी चीज है, आपको ये चेक करना है कि ये जो दोनों चीजें हैं, जो चीजें लिखी हुई हैं, उसकी वजह से आपकी जेब में पैसा डाल रही है गवर्नमेंट या पैसा निकाल रही है, ठीक
ठीक है, लेट्स अभी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। पहली चीज, इन्फ्लेशन आप जब भी पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, तो हमेशा आज के बाद से दो तरीके से सोचिएगा। अभी तक आप सिर्फ इस तरफ से सोचते हैं। आप हमेशा जब भी आप मुद्रास्फीति या महंगाई की बात करते हैं, आप हमेशा डिमांड साइड से समझते हैं, ठीक है। लेकिन आज के बाद जब भी आप मुद्रास्फीति की बात करेंगे या कहीं पे भी पढ़ेंगे, वहां पे आप सप्लाई साइड से भी सोचेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमी में मुद्रास्फीति दोनों तरफ से हो सकती है ना, डिमांड साइड से भी इन्फ्लेशन आ सकता है और सप्लाई साइड से भी इन्फ्लेशन आ सकता है। डिमांड साइड से इन्फ्लेशन के लिए इन्होंने बताया क्या कारण हो सकता है। ये आपकी पॉकेट है, इस पॉकेट में जो है पैसा है, पैसा जो है अगर इंक्रीज हो जाए, आपके पास पैसा ज्यादा आएगा, आप डिमांड ज्यादा करोगे, ठीक है, इकोनॉमी में महंगाई आएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, कोई भी चीज कम मात्रा में है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है या कम होती है? इकोनॉमी भूल जाओ, वैल्यू ज्यादा होती है। किसी भी चीज की मात्रा अगर बहुत ज्यादा है कहीं पे, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है या बढ़ जाती है? कम हो जाती है। तो अगर अगर इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा आ जाए तो पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल तरीके से समझो, ठीक है। कोई भी चीज है, अगर आलू की पैदावार ज्यादा हो गई, आप अगर इधर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डेफिनेटली आलू जो है हो सकता है 5 रुपए किलो बिके। आप ठंडियों में देखते हो कि मतलब बाजार में किसान लोग गोभी जो है वो फ्री में दे देते हैं, क्योंकि पैदावार ज्यादा हो जाती है ना। तो क्या हो रहा है, गोभी की वैल्यू घट गई। क्यों घट गई? क्योंकि इनफ्लो बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया। सेम गोज विद पैसा। पैसा अगर इकोनॉमी में बढ़ा तो पैसे की वैल्यू कम होगी। और वैल्यू, देखो दो चीजें हुई, जो मैं लिख रहा हूं ये आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए, नहीं तो आप घर जाओगे ना कुछ भी याद नहीं। मैं कल आकर के आपसे पूछूंगा, अभी 2 घंटे बाद पूछूंगा, आप कुछ भी बता नहीं पाओगे, ठीक है। इन दोनों टर्म में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अमाउंट और वैल्यू। अमाउंट ऑफ मनी क्या हो रही है इन्फ्लेशन के केस में? पैसा बढ़ रहा है, वैल्यू घट रही है। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो टर्म हैं, दो शब्द हैं, अमाउंट और वैल्यू, ठीक है। गोभी का एग्जांपल लीजिए, ठंडियों में गोभी की पैदावार बढ़ी तो गोभी का अमाउंट ऑफ गोभी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? इकोनॉमी में मार्केट में ज्यादा गोभी आई, लेकिन गोभी की वैल्यू क्या हुई? जैसे ही अमाउंट बढ़ा किसी भी चीज का, वैसे ही उसकी वैल्यू घट गई। सेम गोज विद रुपीज ऑल्सो। अगर रुपए का अमाउंट ऑफ रुपी बढ़ गया इकोनॉमी में, तो वैल्यू ऑफ रुपी क्या होगा? कम हो जाएगा। यही इन्फ्लेशन है, ठीक है। सिंपल से टर्म में समझ में आ गया। तो जब भी आप देखेंगे तो ये हम डिमांड साइड से हम देख रहे हैं कि अगर मार्केट में आपके पास पैसा ज्यादा आ गया तो इन्फ्लेशन जो है वो डिमांड साइड से आया, क्योंकि आप ज्यादा चीजें मांगोगे। हमारे पास जो है अब उस हिसाब से प्रोडक्शन तो है नहीं। अब मुझे आपसे आंसर चाहिए सप्लाई साइड में। कोई एग्जांपल दीजिए जिससे कि सप्लाई साइड से इन्फ्लेशन हो जाए। मुद्रास्फीति, महंगाई, सिंपल सा। ठीक है, आप बहुत टेक्निकल, मैं चाह रहा हूं कि आप बहुत जो है बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से सोचिए, अपने आसपास देख करके बताइए मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल करेक्ट है ना। अभी बारिश ज्यादा हो जाए तो प्रोडक्शन जो है, फसल बर्बाद हो जाएंगी। वेरी गुड, स्टोरेज उन्होंने बताया है ना। तो
एक टेक्निकल है, एक जो है टेक्निकल, मैं सोच रहा था कि आप अपने आसपास देख करके आंसर दीजिए, ठीक है। तो प्रोड्यूसर, किसान, सबसे सिंपल प्रोड्यूसर कौन है? किसान। फसल अगर उसकी बर्बाद हुई, चाहे वो सर्दी से हो, चाहे वो ज्यादा बारिश होने से हो, चाहे वो आग लग जाने से हो, है ना, तो हाँ, हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, मैं बस यही चाहता हूँ कि आप अपने अपने चारों तरफ देख करके आंसर दीजिए, ठीक है। ये मैं उस समय यहीं पे था, अमित मुझे बता रहे थे कि जो है केले की फसल काफी बर्बाद हुई है। हम्म, है ना। तो ये जो शॉक है वो सप्लाई साइड से है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली अगर प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो ये सप्लाई साइड से आप, हो सकता है इनकी इनकम ना बढ़ी हो, फिर भी प्राइस बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि अमाउंट ही कम हो जाए। अब पहले अगर 10 किलो केला था मार्केट में, फसल बर्बाद होने से अब 5 ही किलो बचा है, तो अब खरीदने वाले उतने ही हैं जितना पहले थे, ठीक है ना। तो डेफिनेटली जो है प्राइसेस बढ़ जाएंगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी तो क्या आ जाएगा? इन्फ्लेशन, ठीक है। सप्लाई साइड से बीच में हल्ला मचा था, पेट्रोल, ट्रकों की हड़ताल की वजह से पेट्रोल जो है पहुंच पहुंच नहीं रहा था, ठीक है। अब ट्रक अगर हड़ताल कर देंगे तो ट्रांसपोर्टेशन, जो इन्होंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, तो अगर सामान नहीं पहुंचेगा तो सामान की किल्लत होगी और डेफिनेटली प्राइसेस बढ़ जाएंगे। या कोई डिजास्टर आ जाता है, आप देखते होंगे बड़े न्यूज आ रही थी उत्तराखंड में जब बाढ़ आई, तो उस टाइम पे लोग मैगी जो है, बिस्किट एक एक पैकेट जो है 150-150 रुपए का बेच रहे थे, ठीक है। तो अब इन्फ्लेशन की आप जब भी बात करेंगे, क्योंकि इन जनरल हम जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो ज्यादातर हम डिमांड साइड से करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इन्फ्लेशन, अब अगर आपसे कि कहीं पे भी टर्म आता है तो आप लोग जो है, मुझे लगता है कि बहुत कायदे से समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, अब मैंने आपको ये बताया कि अगर यहां से डिमांड नहीं बढ़ी तो प्रोडक्शन क्या बढ़ेगा? अगर यहां से डिमांड बढ़ गई तो यहां पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये डिमांड नहीं है इकोनॉमी में तो प्रोडक्शन नहीं होगा। और मैंने आपको बताया कि अगर प्रोडक्शन होगा, जीडीपी का मतलब यही होता है, सकल घरेलू उत्पाद। उत्पाद हम कितना कर रहे हैं, पिछले साल के तुलना में हमने इस बार कितना ज्यादा उत्पादन किया, यही तो आपको जीडीपी ग्रोथ दिखाता है। 5%, 8% का मतलब क्या हुआ, ठीक है, बिल्कुल। तो आप कंपेयर कर रहे हो लास्ट ईयर से, लास्ट फाइनेंशियल ईयर से, ठीक है, उससे कंपैरिजन आप कर रहे हो, तो आप देख रहे हो कि लास्ट ईयर से हमने इस बार कितना ज्यादा जो है प्रोडक्शन किया। चलिए, अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, जो इंडिया में इन्फ्लेशन की लिमिट है वो है 4 ± 2%, मतलब 2% से लेकर के 6% के बीच में होना चाहिए। यही टारगेट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग बोलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। अब क्वेश्चन यही आ रहा है कि अगर इन्फ्लेशन इतना खराब है तो आप 6% तक की लिमिट क्यों दे रहे हो, ठीक है। तो बाबू, इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में नहीं होगा तो हम क्या ग्रो करेंगे, प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, ठीक है। चलो अच्छा, आप एक नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर का मतलब समझते हो? वित्तीय वर्ष, ठीक है। हाँ, क्या चीज? हम्म, पैसा बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा ना, आपके इनकम बढ़ जाए। बिल्कुल, देखो, जनसंख्या वृद्धि एक कारण है,
ठीक है ना, बिल्कुल सिर्फ वही कारण है, ये हम नहीं कह सकते। मैं आपको बता रहा हूं, अगर लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा मार्केट में, समझ रहे हैं ना। चलिए, एक कारण है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। चलो, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक। तो अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 2024-25, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हुआ है? 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुआ है। कब एंड होगा? 31 मार्च 2025। और आप ये भी सुनते होंगे Q1, Q2, Q3, Q4, 4 क्वार्टर में पूरा वित्तीय वर्ष बटा होता है। तो एक क्वार्टर कितने महीने का होगा? 3 महीने का। तो अभी तक एक भी क्वार्टर कंप्लीट हुआ या नहीं इस वित्तीय वर्ष का? 30 जून को कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वार्टर जो है वो 1 अप्रैल से 30 जून, है ना। तो 3-3 महीने के 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। चलो, अब अगला क्वेश्चन इधर देखो। अगर मैंने आपसे बोला कि पहले क्वार्टर में, रुकिए इसको पहले मिटा दूं, नहीं तो आप लोग जो है ये नोट कर लिए थे ना, सप्लाई साइड डिमांड साइड। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें ना बताऊं आज, ठीक है। कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए ध्यान से। Q1, लेट्स से कि आज 30 जून हो गई, ठीक है। मैंने बोला कि 2024-25 जो क्वार्टर 1 है इसमें हमारी जीडीपी ग्रो करी 5% से। तो अगर हमें ये ग्रोथ बताना है तो डेफिनेटली हम किसी से कंपेयर करके ही बता रहे होंगे। तो ये जो कंपैरिजन है वो हम किससे कर रहे हैं? पहला ऑप्शन Q4 ऑफ 2023-24 फाइनेंशियल ईयर, दूसरा ऑप्शन Q1 ऑफ 2023-24 फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन मेरा समझे? जैसे मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि कितने परसेंट वृद्धि हुई, जीडीपी ग्रोथ तो यही बताता है ना। तो अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो किसी के साथ कंपेयर करोगे ना, ठीक है। तो अगर आपको क्वार्टर 1 का ग्रोथ निकालनी है तो आप किससे कंपेयर करोगे? क्वार्टर 4 पिछले वित्तीय वर्ष के क्वार्टर 4 से या पिछले वित्तीय वर्ष के क्वार्टर 1 से? किसी भी तरीके का डाउट किसी को? इससे कंपेयर करोगे। जब भी हम ये बोलते हैं कि इन्फ्लेशन, इस मंथ में इन्फ्लेशन 5% रहा, ठीक है, तो हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? पिछले वित्तीय वर्ष के इसी महीने से। ध्यान रखिएगा, हम पिछले महीने से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम पिछले वित्तीय वर्ष के सेम महीने से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। ये डाउट क्लियर है? इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। चलो, ये हो गया फाइनेंशियल ईयर। मैंने बताना क्यों शुरू किया था, क्या बताना था आपको? चलो, जब याद आएगा तो। हाँ, हम लोग क्या कहाँ पर थे? इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन में सप्लाई साइड डिमांड साइड, ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी थी। क्यों मैंने पढ़ाना क्यों शुरू किया था क्वार्टर? ना 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 ना, वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। चलो, जब याद आएगा तो मैं बताऊंगा। हम्म 2% से 6%, ठीक है। तो ये लिमिट जो है वो 6% पे रखी गई है, ठीक है। 6% तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6% का मतलब क्या है? जीडीपी ग्रो होनी चाहिए। जीडीपी ग्रोथ तभी होगी जब इन्फ्लेशन एक लेवल पे होगा। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऐसा क्यों है, तो आप क्या जवाब देंगे? इकोनॉमी, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ पास कर करके चेंज किया हुआ है, आरबीआई एक्ट 1934 में, और एक इन्फ्लेशन टारगेट दिया हुआ है
4 ±2%, मतलब 2% से 6% के बीच होना चाहिए। मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन करूं कि वाई इन्फ्लेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आप उसका जवाब क्या देंगे? कैसे? ठीक, एकदम सही है। यही तो जब से आया हूं मैं तब से यही समझा रहा हूं, ठीक है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं होगा तो डिमांड नहीं आएगी। डिमांड आई है तभी ना इन्फ्लेशन आया है, महंगाई तभी आई है। और अगर महंगाई दिखेगी, आप मान लीजिए वही टी शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर इकोनॉमी में आपको दिखा कि जो 100 रुपए की टी शर्ट थी उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से अब वो 150 की बिक रही है, तो एज ए प्रोड्यूसर आप क्या, आपके दिमाग में यही आएगा ना कि चलो बनाते हैं, बना करके जो है बेचेंगे, थोड़ा महंगा बिकेगा, हमारे लिए भी फायदा है। तो प्रोडक्शन तभी तो बढ़ेगा ना, ठीक है। तो वाई इन्फ्लेशन इज इंपॉर्टेंट, ये एकदम क्लियर है। चलो अब इकोनॉमिक सर्वे, इस डॉक्यूमेंट के बारे में सुना है आप लोगों ने? अभी इस बार आया है कि नहीं? नहीं, नहीं आया है, क्योंकि इस बार इंटरिम बजट आया था। अभी फुल फ्लेजेड बजट अभी आएगा, ठीक है ना। तो उसी के जस्ट पहले जो है वो भी आएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो पूरा कोविड का सिनारियो था, ठीक है, कोविड के सिनारियो की हम बात करें और इसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेस्पॉन्स की बात करें, ठीक है। तो बेसिकली इधर देखिए, लिख लीजिएगा, ध्यान से सुनिए। अच्छा, आप में से क्लासेस किसकी, मतलब इस कॉलेज खुल जाएगा, किसको किसको जाना है? आपको जाना है, आपको भी जाना है, बस। और कब से कब तक होती है इसको वहाँ कॉलेज में क्लासेस? हैं? 12:30 से चालू होगी, मतलब 12:30 पे खत्म हो जाएगी या चालू होगी? चालू होगी। तो टाइमिंग फिर कैसे मैनेज करोगे? मैं तो सोच रहा था आप लोग की 4-4 घंटे की क्लास लेने को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी कैंपस में कौन कौन है? ये कैंपस वैम्पस अच्छी चीज है यार, जाओ वहाँ, थोड़ा सा जो है सर्वांगीण विकास होता है। अच्छा, ठीक है। देखो, जब इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू करूंगा ना, मुझे पता है शुरू की 10 क्लास जो है बहुत दिक्कत आएगी आप लोगों को। मैं इसीलिए जो है अमित को मना कर रहा था कि अभी मेरी क्लास मत लगाओ। ठीक है, मुझे मालूम है ना। लेकिन यह है कि मुझे ये भी पता है कि आप लोग 5 4 5 क्लास के बाद कंफर्टेबल हो जाओगे। और मैंने एक एक स्ट्रेच में जो है 6 6 7 7 घंटे की भी क्लासेस पढ़ाई हैं इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा आप लोग कंफर्टेबल होने के बाद जो है मैं थोड़ा सा जो नंबर ऑफ आवर्स हैं उसको बढ़ा लूँ, 3.5 से 4 घंटे मैं सोच रहा था। चलो देखा जाएगा अभी। हाँ, कोविड का रेस्पॉन्स, कोविड का सिचुएशन ऐसी थी कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट बंद हो गई थी और सिर्फ जो इसेंशियल चीजें थी वही जो है उसी का आदान प्रदान और ये सारी चीजें हो रही थी। पूरे वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी सरकार के लिए? अगर हम दोनों तरफ से देखेंगे, ठीक है, डिमांड साइड से देखेंगे, आपकी जेब में पैसा ही नहीं है तो आप, जो डिमांड है आपकी वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। जब पैसा रहेगा तभी तो आप खरीदोगे। और अगर आप नहीं डिमांड है इकोनॉमी में तो प्रोडक्शन का क्या होगा? तो हमारी जीडीपी उस फाइनेंशियल ईयर में -24 या 28% जो है उससे नीचे गई थी, ठीक है। माइनस का मतलब पिछली साल से 24% 25% प्रोडक्शन कम हुआ, यही तो मतलब हो गया ना। और वो क्यों हुआ? क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था, डिमांड नहीं था। तो अब इस पे सरकार को कुछ ना कुछ काम करना था। तो हर पूरे वर्ल्ड में
स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्री है, यूएस की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, तो रिलीफ पैकेजेस अनाउंस हुए। सरकार जो है लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जो है ट्रांसफर की, और उन्होंने बोला कि आप जो है इसको खर्च करिए। ठीक है, अब अगर आप किसी के भी अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं सीधे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है इकोनॉमी में? सबसे बड़ी दिक्कत उससे क्या हो जाएगी? सबकी जेब में पैसा डाला गया है। काम वाम छोड़ो भैया, सोशलिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। अभी जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, आपके आपके पास पैसा अगर गया तो इकोनॉमी में आप क्या चेंजेस लेके आओगे? डिमांड बढ़ेगी ना इकोनॉमी में, तो डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये पैकेजेस है ना, यूजुअली इन्होंने क्या किया इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन बढ़ाया। ठीक है, अब वो हमेशा जो है इकोनॉमी के साइड से सोचो। मैं डिस्क्लेमर भी दे दे रहा हूं, जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे ना, तो आपको दो तरीके के टीचिंग मेथोडोलॉजी या टीचिंग जो टीचर्स हैं जो वो पढ़ाते हैं, वो दो तरीके से पढ़ाते हैं। एक सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट, ठीक है ना, आपका जो इंक्लिनेशन है वो सोशलिज्म की तरफ है। दूसरे लोग पढ़ाते हैं मार्केट ओरिएंटेड, ठीक है ना, जो प्रो मार्केट है। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर है, मेरा इंक्लिनेशन इस तरफ है, ठीक है, प्रो मार्केट। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज का सोल्यूशन आप मार्केट के ऊपर छोड़ दो, मार्केट अपने आप अपने जो है करेक्ट कर लेता है। सरकार को सिर्फ इतना करना होता है कि कुछ कोई गलत ना करे, ठीक है ना। तो उसके लिए अलग अलग रेगुलेटर्स हैं, जैसे आरबीआई बैठा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि यही चीज रेगुलेट करते हैं। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको दूसरा एस्पेक्ट बताऊंगा ही नहीं, है ना। तो हमें तो आंसर लिखना है ना यूपीएससी में, ठीक है, तो हम लोग जो है दोनों एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। बट मेरा अपना पर्सनल मानना है ये कि मैक्सिमम चीजें मार्केट ओरिएंटेड होनी चाहिए। मार्केट खुद को, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप डिमांड इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली जो है सप्लायर जो है प्रोडक्शन बढ़ाएगा, अगर उसकी कैपेसिटी है। अगर सरकार को यह दिख रहा है उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो सरकार का काम क्या है? उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, ठीक है ना कि जबरदस्ती मार्केट में आकर के दाम फिक्स करना कि ये इससे ज्यादा महंगा आप नहीं बेच सकते हैं। आप उसकी कैपेसिटी बढ़ाओ, ठीक है। आपको इंटरवीन करना है तो लोगों की इनकम बढ़ाओ, ना कि लोगों के अकाउंट में फ्री में पैसे डालो, ठीक है ना। तो हाँ, मैं क्या एग्जांपल दे रहा था भाई, यहां पे तो भाई सब कुछ बंद था। सरकार को चाहिए था, जब ओपन होना शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि लोगों के अकाउंट में पैसे डालने शुरू किए अलग अलग तरीके से। मानधन योजना, ठीक है ना, किसान सम्मान निधि, अलग अलग स्कीम थी जिसके थ्रू सरकार ने ट्रांसफर की। और सिर्फ ये यहाँ पे नहीं हुआ, पूरे वर्ल्ड में ये कंट्रीज जो है उनको लगा कि ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि हम देख सकते हैं। भाई लोगों के पास पैसा नहीं, लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोग डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जीडीपी जो है वापस उस लेवल पे पहुंचेगी। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, डेफिनेटली इन्फ्लेशन आएगा ही आएगा अगर आप लोगों की जेब में पैसा डाल रहे हो तो यहां पे इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं हो पाएगा, तब भी देंगे आप। एक भी तो देखो, 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से अगर 50 करोड़ के पास भी पैसा जा रहा है, अमाउंट सोच रहे हो कितना बड़ा होगा, ठीक है ना। किस्तों में भी दोगे तो भी बहुत बड़ा अमाउंट होगा। और कोई, अभी तक हमने पिछले 1.5-2 घंटे में जो भी डिस्कस किया है, मैंने उसी बेसिस पे, ये बेसिकली ये चीज मुझे आपको बतानी थी, इस वजह से मैंने वो पूरी कहानी आपको बताई है पीछे वाली। फिर आप अभी भी सिर्फ डिमांड साइड से सोच रहे हो। मैंने आपको बोला है ना था, आज के बाद जो है आप दोनों साइड से सोचोगे। देखो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन यही है ना कि जिस प्रोपोर्शन में आप डिमांड बढ़ाना चाह रहे हो इकोनॉमी में, उसी प्रोपोर्शन में सप्लाई बढ़ जाए, ठीक है। इसी वजह से इस सरकार ने, मतलब इवन
बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन लोगों ने ये चीज उस तरीके से थॉट आउट नहीं करी। इस गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एमएसएमईज और ये छोटे व्यापारी हैं उनको जो है सपोर्ट करना शुरू किया कि प्लीज आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए, हम इस तरफ से हम डिमांड साइड से इंटरवीन कर रहे हैं, डिमांड हम वापस इकोनॉमी में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे, सप्लाई नहीं बढ़ाओगे, तो फिर हम इन्फ्लेशन जो है नहीं रोक पाएंगे, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। तो ये बहुत ही थॉट आउट जो है एक एक्सपेरिमेंट था और बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हुआ। मेन जो प्रॉब्लम थी, जो मेन डिफरेंस था, वो इसने क्रिएट किया सप्लाई साइड इंटरवेंशन ने, क्योंकि अगर सप्लाई साइड से इंटरवीन नहीं करता गवर्नमेंट तो दिक्कत क्या होती, ये जो इन्फ्लेशन है ना उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो फॉर द टाइम बीइंग कुछ समय के लिए इन्फ्लेशन गया ऊपर और उसके बाद धीरे 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 ईज डाउन हो गया, जैसे जिस तरीके से जो है सप्लाई बढ़नी शुरू हुई उस तरीके से जो है बिल्कुल उस तरीके से इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हुआ, फिर से वो उस लिमिट में आ गया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा एक और स्कीम थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, PLI। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ सर्कुलर है, चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर आप एक चीज में थोड़ा भी ऊपर नीचे करोगे तो दूसरी चीज को अफेक्ट करेगा, फिर ये किसी और को अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। प्रोडक्शन जीडीपी को अफेक्ट कर रहा है, फिर वो इन्फ्लेशन को भी अफेक्ट कर रहा है। और अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहोगे तो आपको क्या करना होगा, लोगों को हायर करोगे ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो एवरीथिंग इज लिंक्ड। इंसेंटिव, तो थोड़ा थोड़ा जो है डर खत्म हो रहा है कि नहीं इकोनॉमिक्स से, ये 4-5 क्लास में सारे डर खत्म हो जाएगा। यार देखो, अगर नहीं पढ़े हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पढ़ो जरूर, एक रीडिंग जरूर करो, ठीक है। फिर अभी मैं एक लिस्ट दे दे रहा हूँ, उसको तो आपको बार बार पढ़ना है, ठीक है। चलो अब देखो, मैं कुछ लाइन बोलता जा रहा हूं, आपको सिर्फ ये बताना है कि उससे इन्फ्लेशन घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है। इनकम टैक्स रेट कम कर दिए गवर्नमेंट, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इनकम टैक्स जो है वो कम किया है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज, क्यों? किसी को उल्टा भी लग रहा है आपको? देखिए, इकोनॉमिक्स में सोचना तो पड़ेगा, यही करना है, नहीं सोचोगे तो फिर जो है इकोनॉमिक्स बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया, एकदम यही चीज है। मैंने आपको बताया, आप इन्फ्लेशन जब भी देख रहे हो, जब भी आपसे पूछा जा रहा है इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज, आप ये देखो कि जेब में पैसा जो है बढ़ रहा है उसकी वजह से या घट रहा है।
तो अगर मान लो कि पहले 10% इनकम टैक्स था, आप 100 रुपए कमा रहे थे, तो आपका 10% इनकम टैक्स का मतलब आपके पास खर्चा करने के लिए कितना रुपए बचा? 90 रुपए। अब अगर यही सरकार जो है वो इनकम टैक्स रेट को 10% से 5% कर दे, तो अब आपके पास कितना बच रहा है? 95 रुपए। तो आपके पास 5 रुपए बढ़ गए, तो आपके जेब में पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है? तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। पैसा अगर आपके जेब में ज्यादा है तो आप खर्चा भी ज्यादा करोगे। ठीक है। अगर सरकार सब्सिडी बढ़ा रही है तो क्या होगा? बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है। अब जैसे किसान किसान सम्मान निधि, आपको पैसा डाल रही है ना गवर्नमेंट आपके अकाउंट में, तो वो पैसा आप खर्च करेंगे, तो डेफिनेटली आपके जेब में पैसा सरकार डाल रही है। ठीक है। चलो, जीएसटी डिक्रीज हो रही है किसी उस पे, अगर जीएसटी रेट डिक्रीज किया जा रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा? हम्म। जीएसटी अगर कम हो रहा है तो इन्फ्लेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे, जो चीज 10 रुपए की थी उसमें 2 रुपए जीएसटी पहले लग रहा था, ठीक है ना? तो मान लो कि 8 रुपए जो है वो फैक्ट्री के दरवाजे पे 8 रुपए उसका दाम था, 2 रुपए और टैक्स लगा, 10 रुपए का हुआ। अगर यही टैक्स जो है 1 रुपए हो जाएगा, तो अब कितने रुपए का हो गया? 9 रुपए का हो गया। तो महंगाई, लॉजिक बस खाली एक एग्जांपल लेकर के उसको सेट करना है आपको। ठीक है। तो जो है मैसेज आया है कि आप लोग की क्लास खत्म करनी है। ठीक है। वो सर को जो है करंट अफेयर भी लेना होगा। चलो, दो चीजें, एक बस और सुन लो, उसके बाद आप लोग जाओ। हैं? मैं इसी वही चीज बोलने जा रहा हूँ, मैं इसीलिए जो है आप लोगों को थोड़ा सा उसका नाम नहीं लिया हूँ। ठीक है ना, रेपो रेट का और एसएलआर और सीआरआर का। ठीक है। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ये दो चीजें हैं। फिस्कल पॉलिसी हमारे यहां कौन देखता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिस्कल पॉलिसी कैसे निर्धारित होती है? बजट के थ्रू। सरकार जो है वो बजट के थ्रू बताती है कि कितना पैसा कहां खर्च होगा और वो पैसा कहां से आएगा, मतलब टैक्सेशन बताती है और अपना एक्सपेंडिचर बताती है। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति, ये कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो अभी जो मैंने आपसे तीन चीजें पूछी, वो किस चीज का पार्ट थी? फिस्कल पॉलिसी का या मॉनेटरी पॉलिसी का? गलत। सब्सिडी कौन देगा? सरकार देगी या आरबीआई देगी? सरकार देगी। टैक्सेस कौन घटाएगा बढ़ाएगा? आरबीआई बढ़ाएगी घटाएगी या सरकार बढ़ाएगी? सरकार। तीसरा क्या था? जीएसटी कौन घटाएगा बढ़ाएगा? सरकार। तो तो ये किसका एग्जाम्पल था? फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी पे मैं गया नहीं, बिकॉज अपने देश में या आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो मैक्सिमम चीजें किसके थ्रू गवर्न हो रही हैं? आप गवर्नमेंट, एक तो ये गवर्नमेंट हो गया, जो आपकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा उसके अलावा और होता है वो कौन होता है? बैंक। ठीक है ना। आपको लोन लेना है, आप जो है अकाउंट खोल रहे हो, आप पैसा खर्च कर रहे हो, वो किसके थ्रू कर रहे हो? बैंक के थ्रू। तो ये इन्फ्लेशन पे फिर दूसरा जो सबसे बड़ा, जो सबसे और बराबर का इंपैक्ट करता है, वो करता है मॉनेटरी पॉलिसी, ये बैंकिंग। और इसको गवर्न कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई किसके थ्रू? मौद्रिक नीति के थ्रू। इसमें टेक्निकलिटी थी, इसलिए मैंने आप लोगों से वो क्वेश्चन पूछे नहीं। ठीक है ना। रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे कि इसको घटाया जाएगा बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा इन्फ्लेशन पे, ये सारी चीजें हम लोग देखें। ठीक है। चलिए, मॉनेटरी पॉलिसी का मौद्रिक नीति है,
फिजिकल पॉलिसी का 1 मिनट में देख ले रहा हूँ, नोट कर लो तुम लोग। चलिए ठीक है, मैं अभी यहीं पे बैठा हूँ, अभी क्लास हो जाएगी तो आप लोग बैठा था, वो रह गया ना आप लोग को एनसीईआरटी का लिस्ट देना, ठीक है, वो मैं अभी